हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्लोज हो गया है और आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग रिटर्न फाइलिंग, रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चेंजेस इन कैपिटल गेन, जो आपको हेल्प करेगा आपकी रिटर्न फाइलिंग करते समय। जो खुद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुआ है। और मेन दिक्कत ये है कि मिड ऑफ द ईयर चेंजेस हुआ है, तो इसीलिए आपको टैक्स ट्रीटमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है। 23/7/24 से पहले टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा और 23/7 के बाद टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको वो चीज समझाऊंगी। नेक्स्ट आप लोग का जो क्वेश्चन है, मैम रिटर्न फाइल कब करें? देखिए, 31 मई को आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल टीडीएस रिटर्न की लास्ट डेट होती है। तो जनरली लोग 31 मान लीजिए 31 मई तक वो फाइल करते हैं। तो क्या होता है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऑन एन एवरेज भी अगर टाइम लगा तब भी सब चीज़ अपडेट होती है, तो आप 15 जून तक वेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करवाइएगा, तो कुछ अगर इन्फॉर्मेशन बाद में अपडेट हुई है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर अभी आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो 26 एएस या एएस में दिख रही है जो आप रिपोर्ट करना भूल जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आप वेट कीजिएगा। ओके, अब आपका ये आ रहा है कि मैम हम ये कैलकुलेट कैसे करें हमारा जो कैपिटल गेन है। देखिए, पहली चीज इनकम टैक्स की साइड पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप वहां से भी अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जब फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं फॉर्म के थ्रू कैसे आपको कैपिटल गेन दिखाना है, कैसे फाइल करना है, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो आप लोग खुद अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे करना है। ठीक है, पर अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो चेंजेस बताने जा रही हूँ जो कैपिटल गेन में चेंजेस हुए हैं। तो जो लोग खुद अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उनको ये कैपिटल गेन के चेंजेस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो पहले चेंजेस जो हुआ है वो हुआ है पीरियड ऑफ होल्डिंग में। तो अगर जिनको नॉलेज होगा, ठीक है, तो पहले क्या होता था, हमारा जो 1, 2 और 3 ईयर्स में डिवीजन था पीरियड ऑफ होल्डिंग का। ठीक है, शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को डिसाइड करने में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 3 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है, अब हमारे पास 1 और 2 ईयर्स वाला ही कॉन्सेप्ट रह गया है। तो जैसे मैं बात करती हूँ, बिफोर 23 जुलाई जो हमारा था, एनी सिक्योरिटी यूटीआई म्यूचुअल, मतलब जो म्यूचुअल फंड होती है इक्विटी ओरिएंटेड वाली, एंड जीरो कूपन बॉन्ड, उनके लिए जो अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग था 1 ईयर था। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें यहाँ पे जो अदर देन यूनिट है वो हट गया। जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ अदर देन यूनिट, ये हटा दिया गया। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल दिया, उससे समझ में आ जाएगा। रिमूवल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स का 2 ईयर्स था। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब जो अदर एसेट जो 3 ईयर्स का था, वहां पर अब इन्होंने क्या कर दिया है, 2 ईयर्स, क्या कर दिया है, 2 ईयर्स। तो ये चेंजेस हैं आपके में। ठीक है, अगर मान लो आप गोल्ड सेल करने गए, ठीक है, आप गोल्ड की ज्वेलरी सेल करने गए, तो उस केस में पहले 3 ईयर्स होता था, अब क्या होगा, 2 ईयर्स। समझ में आया? तो ये चेंजेस हो गए। तो अब आपके पास 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट हट गया है, 1 और 2 ईयर्स वाला ही 1 ईयर, और ये आपका 2 ईयर्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और मैंने बोला इसमें सिर्फ एक चीज अदर देन यूनिट्स हट गया, पहले यूनिट्स नहीं था, अब इसमें यूनिट्स भी आ गया। तो चलिए, मैंने एग्जांपल एक दिया है। ठीक है, ऑन बिफोर और आफ्टर चेंजेस जो हैं, देखो, अगर आप गोल्ड सेल करते तो 3 ईयर्स था पहले, अब 2 ईयर्स है। ठीक है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट, अब मैंने ये बोला पहले इसमें क्या था, 3 ईयर्स, अब इसमें 1 ईयर हो गया क्योंकि अदर देन यूनिट हट गया है। ठीक है, तब ये यूनिट्स भी हैं वो भी कवर है, तो कितना हो जाएगा, 1 ईयर। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 2 ईयर्स था, 2 ईयर से कोई चेंजेस नहीं हुआ। अनलिस्टेड जीरो कूपन बॉन्ड, ऑब्वियसली जीरो कूपन बॉन्ड ऑलरेडी पहले 1 ईयर का था, अब वो भी 1 ईयर का ही रहेगा। शेयर ऑफ एप्पल इंक, तो ये जो हमारे एप्पल कंपनी के, तो ठीक है, ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, तो उसका पहले क्या था, 2 ईयर्स, और अभी भी 2 ईयर्स ही रहेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड इन बीएससी, 3 ईयर्स था पहले, अब इसका क्या हो गया, 1 ईयर, क्योंकि अदर देन यूनिट हटा दिया गया। ओके, तो ये मैंने अदर देन यूनिट के 2 एग्जांपल आपको दे दिए जिसके 1 ईयर्स में होगा। क्लियर? चलिए, अब जो सेकंड अमेंडमेंट है जिसने हमारा जब ये चेंज आया था तो बहुत से लोग इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, इंडेक्सेशन हटना। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजन था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट देता था, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अगर कोई भी एसेट आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई को ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर आपको अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब आपका क्वेश्चन आएगा, मैम निर्मला सीतारमन ने तो बोला था उस प्रॉपर्टी में हमको है ये बेनिफिट। रुकिए, वो मैं आपको समझाऊंगी, उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट अभी आप समझिए कि अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ओके। तो अब थर्ड अमेंडमेंट, ठीक है, आपका सेकंड अमेंडमेंट क्या हुआ, आपका इंडेक्सेशन हट गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड अमेंडमेंट की, जो कि आपको पता है जो टैक्स रेट थे पहले हमारे 20% हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए हैं 12.5%, ठीक है, 12.5% टैक्स रेट हो गया है। अब इसमें जो एक्सेप्शंस मैंने आपको लिखा हुआ है 12.5, हमारे केस में कंडीशन है कि आपको क्या था, ये जो टैक्स था ना 20%, यहाँ पर आप विथ इंडेक्सेशन ले सकते थे, ठीक है। पहले आपका 20% विथ इंडेक्सेशन है था, ठीक है। अब 12.5 टैक्स रेट है विथआउट इंडेक्सेशन, पर इसका एक एक्सेप्शन है कि आप विथ इंडेक्सेशन 20% दे सकते हो, ठीक है। ये अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो ट्रांसफर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, बिफोर जो उसने प्रॉपर्टी परचेज की थी वो 23/7/24 से पहले अगर परचेज की थी, एंड वो जो सेल कर रहा है वो कब कर रहा है 23/7/24 के बाद, ठीक है। तो उसके पास जो ऑप्शन है वो दिया है विद इंडेक्सेशन टैक्स 20% और विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स 12.5%, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया है सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए दिया है, मैंने आपको वर्ड क्या बोला, टैक्स कैलकुलेशन के लिए बस। अब आपको समझ में आएगा कि निर्मला सीतारमन ने हमारे संग एक गेम खेला था, ठीक है, वो इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। इससे पहले हम और देखते हैं, फिर इसका एग्जांपल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या था, ठीक है। पर ये चीज आप ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि आपको हाउस प्रॉपर्टी का आप सेल करते हो, फर्स्ट थिंग आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपने प्रॉपर्टी 23/7/24 से पहले अगर खरीदी है, ट्रांसफर आप बाद में कर रहे हो, तो उस केस में आप पे दो ऑप्शन है, विद इंडेक्सेशन आप 20% पे जाओ या विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, ये सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। समझ में आया। फोर्थ अमेंडमेंट इज जो हमारा 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, जो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्टी, उसमें पहले हमारा जो रेट था वो 10 है और अब 12.5 हो गया है। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, अब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो रेट है वो सिर्फ 12.5% है। अब 10 ये सब 10 20 सब हट गया है, अब आपका सिर्फ 12.5% ही आपका रेट हो गया है। तो आप ध्यान रखिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको, तो वहां आपको 12.5% का टैक्स लगेगा आफ्टर 23/27, मतलब 23/7 के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन 112A था, मैंने आपको बताया यहाँ पे 12.5 था, लेकिन आपको पता होगा 112A में हमको 1 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता था, उसको उन्होंने बढ़ा के 1,25,000 कर दिया है। तो इन केस अगर आप 112A के एसेट सेल करते हो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आपकी जो लिमिट थी वो 1 लाख से 1,25,000 बढ़ गई है, और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि मिड में 1 लाख था तो वो टोटल जब आपका कैपिटल गेन जो हुआ है, इवन वो 10% की टैक्स रेट पे भी हुआ है, तब भी आपको 1,25,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर ये चीज। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स रेट है वो कितना हो गया है अब 12.5%। और अगर आप 112A के एसेट सेल कर रहे हो, तो जो पहले आपका लिमिट था 1 लाख, अब वो हो गया 1,25,000। तो अगर 1,25,000 से ज्यादा आपको कैपिटल गेन है तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11A, जहां पर उन्होंने जो भी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, अगर वो आपको इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूटीआई में हो रहा है, तो वो टैक्सेबल होता था, पहले 15% था, अब इसमें चेंज होके क्या हो गया है आपका 20%। अब कितना हो गया है 20%, क्लियर। बिफोर 15% देन 20%, ठीक है। नो चैप्टर 6 से डिडक्शन, रिबेट आपको 87A का अवेलेबल होता है, ठीक है। LTCG में भी डिडक्शन चैप्टर 6A and rebate 87 are not allowed against capital gain referred under section 112। यहाँ पे आपको चैप्टर 6A के और रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल नहीं होगा, जो कैपिटल गेन रिफर्ड किया गया है 112A में, ठीक है। और अदर शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होगा अदर देन रिफर्ड इन 11 अबव,
जो कि हमने 111A में पढ़ा है उसको छोड़ के आपको पता होगा उसमें स्लैब रेट लगता है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो देखिए ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग में आपका चेंज हुआ है सिंपल पीरियड ऑफ होल्डिंग में, और जो आपका कैपिटल गेन था उसके अंदर उन्होंने जो आपके रेट्स 10-20 था उसको सिंप्लीफाई करके 12.5% कर दिया है एंड नो इंडेक्सेशन, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली वे में बोलूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% के टैक्स में आप कैपिटल गेन निकाल दो, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जो 111A वाला था 15% से वो 20% हो गया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जहां पर लोग जिन्होंने इस साल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट किया होगा, ठीक है, अगर उनका लॉन्ग टर्म हो रहा है तो अब देखो क्या करना है, मैं आपको चीज समझाऊं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो निर्मला सीतारमन थी उन्होंने 44 जो 48 है वहां कोई भी चेंजेस नहीं किए, उन्होंने यहाँ पर ये कर दिया, ये आप पढ़ोगे, उन्हें प्रोविजो डाला, यहाँ पे उन्हें दिया प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग बोथ व्हिच इज एक्वायर्ड बिफोर 23rd July where the income tax computed under item B exceed the income tax computed in accordance with the provision of this act, they stood immediately before their amendment by the such action shall be note। सिंपली वे में उन्होंने ये बोला, ध्यान से, जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट आपकी टैक्सेबल इनकम निकालते समय नहीं, जहां पे वो बोला जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, टैक्स कैलकुलेशन में आप पहले जो बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट देखो, तो अगर मान लो आफ्टर अमेंडमेंट आपका टैक्स ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मैंने आफ्टर अमेंडमेंट 23/7 के बाद मेरा क्या हो गया था 20% हो गया था, सॉरी 12.5% हो गया था, मैंने क्या किया 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन निकाला, तो मेरा जो आया कैपिटल गेन वो ज्यादा आया, ठीक है, एज कम्पेयर 20% विथ इंडेक्सेशन से। तो अब जो मेरा एक्सेस आ रहा है ना उसको उन्होंने बोला कि आप उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो उसको, ठीक है, एक्सेस को आप मत पे करो, जितना मिनिमम दोनों में जो कम है वो आप भर दो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस हुए। देखो सपोज मैं हूँ, मेरी बीजीपीपी की इनकम 5 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी जो मैंने 10-12-24, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 23/7/24 के बाद सेल हुआ एंड आई एम इंडिविजुअल एचयूआर, ठीक है, और मेरी परचेज प्राइस 7 लाख थी और मैंने 16/7/2012 में परचेज किया, तो देखो ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब जब मैं कंप्यूटेशन करने आई कैपिटल गेन का, तो देखो पहली चीज अगर मैं न्यू जो चेंजेस के हिसाब से करने जाऊंगी, ठीक है, चेंजेस के हिसाब से, तो मुझे सिंपली क्या करना है कैपिटल गेन निकालने के लिए, तो देखो 3 लाख कैपिटल गेन निकल गया, 10 - 7 हमें सीधे ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल गेन निकालते समय आपने देखा मैंने क्या किया 10 - 7 मैंने 3 लाख निकाला, तो अगर आप मेरी टोटल इनकम देखोगे तो आपको 8 लाख हो गई। तो उन्होंने बोला कि कैपिटल गेन तो आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है, इसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो आप यहाँ देखो मेरा 8 लाख तक का टोटल इनकम आ गया। अब उन्होंने बोला कि जो मैम आपको ऑप्शन दे रहे हैं वो टैक्स कैलकुलेशन में दे रहा है, टोटल इनकम निकालने में नहीं। क्लियर, मैंने क्या बोला, टोटल इनकम निकालने में नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन एलटीसीडी, मैंने ऑप्शन 1 लिया 12.5% विदाउट इंडेक्स, तो यहाँ पे मेरा आया 37,500, ठीक है। अब मैंने जब 20% विद इंडेक्सेशन निकाला, तो यहाँ पे देखो मेरा लॉस आया, ठीक है, 7 लाख का था, मैंने इंडेक्स किया तो मेरा यहाँ पे क्या आया, लॉस आया, ठीक है, कितने का 2,70,500। अब यहाँ लॉस जो मेरा आया क्या वो कंसीडर किया जाएगा, नो, ठीक है, लॉस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका सिर्फ टैक्स में जितना एक्सेस आ रहा है वो, तो यहाँ पर मेरा टैक्स माना जाएगा क्योंकि यहाँ टैक्स मेरा 0 है, तो यहाँ 37,500 था, ये पूरा इग्नोर कर दिया जाएगा, तो मेरा इसके ऊपर टैक्स क्या लूंगी मैं 0। बट यहाँ पे मेरा एक नुकसान क्या हुआ कि यहाँ मुझे लॉस नहीं मिल रहा जो मुझे लॉस हुआ था, ठीक है। तो उसीलिए उन्होंने जो चेंजेस किए थे वो 48 का तो उन्होंने रिमूव किया, उन्होंने यहाँ पे 112 में एक प्रोविजन डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, देखो हम मुझे बैलेंस इनकम पे टैक्स निकालना है, मान लीजिए मैं न्यू रिजिम को ऑप्ट नहीं करी, डिफॉल्ट रिजिम को ऑप्ट नहीं करी, मैं पुराने 2.5 लाख वाले स्लैब से दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो अप टू 2.5 लाख तो मुझे कोई टैक्स नहीं मिलेगा, 2.5 से 5 लाख 12,500 एंड हायर एजुकेशन से 4%, तो मेरा टोटल आया 13,000। अब आप एक चीज बताओ, अगर मेरा 5 लाख इनकम थी, ठीक है, अब 5 लाख पर मैं टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, अब मुझे 87 रिबेट नहीं मिला, यहाँ पे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो 5 लाख से ज्यादा थी, यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ मेरा कितना आया 8 लाख,
तो मुझे 87A का रिबेट भी नहीं मिला। अगर यहाँ मैं लॉस बुक कर पाती 2,70,500 तो मुझे शायद कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता, जहाँ की अब मेरी जेब से 13,000 मुझे टैक्स जमा करना पड़ रहा है। आप समझे? तो ये चेंजेस से भी आपको सिर्फ थोड़ा बेनिफिट हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो आप समझे ये चीज़? तो जो लोग को बहुत था कि मैम ऑप्शंस हैं, हम इसमें जा सकते हैं, तो वो ऑप्शन सिर्फ थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है, बट आपके उन्होंने सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में दिया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में ही हमको बेनिफिट दिया है, गेन कैलकुलेट करते समय नहीं। ठीक है? तो जो बहुत से लोग थे, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे क्लाइंट थे मैम ऐसा-ऐसा, तो या बहुत से लोग से मेरी बात हुई तो उनका ये व्यू था। तो मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना होइए, ये इस तरीके से, ठीक है? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी आप अपनी अभी आपकी रिटर्न फाइल करने जाओगे, तो आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है? देखो, आपको पहले ध्यान रखना है जब भी आप प्रॉफिट जैसा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो आप पहले देख लो कि वो कब किया है, ठीक है? उस हिसाब से क्योंकि अगर वो 23/7/24 से पहले तो आप नॉर्मली जाओगे, ठीक है? 23/7/24 के बाद है तो देन आपके पास ऑप्शन आते हैं, ओके? तो आपको वो चीज़ अपना जो कैपिटल गेन है आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में क्योंकि रेट्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है? तो अब आपको ध्यान रखना है अगर 23/7/24 से पहले जो भी गेन हुआ है लॉन्ग टर्म आपको वहाँ पे कितना लेना है? 12.5% विथआउट इंडेक्सेशन, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप सीधे-सीधे ये करोगे आफ्टर, ठीक है? अगर आफ्टर 23/7/24 को अगर हुआ है तो, ठीक है? शॉर्ट टर्म में अगर ट्रिपल बनने वाला है तो वहाँ पे आपको 20% करना है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और जो ट्रिपल 112A वाला जो हमारा है, उसके अंदर हमारा आपको मैंने बताया कि वहाँ पर जो 1 लाख की जगह 1,25,000 हो गया एंड वहाँ पे 12.5 तो लॉन्ग टर्म मीन्स 12.5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब आई होप आपको जो ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा क्या चेंजेस हुए हैं। इन केस कोई अगर आपको डाउट अभी भी रहता है या कुछ कन्फ्यूजन है आपकी कैलकुलेशंस में तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? एंड मैं आपको एक वीडियो में जहाँ पर जब फॉर्म्स अपडेट हो जाएंगे अपनी इनकम टैक्स साइट पे तो मैं आपको एक बार फाइल करके बताऊंगी कि कैसे आपको फाइल करना है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेनली कैपिटल गेन में एंड वो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है तो फॉर्म्स को भी थोड़ा टाइम लग सकता है आने में। तो जैसे ही फॉर्म्स आएंगे तो हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ आपको अच्छे लग रहे हो आई विश। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही फॉर्म्स अपडेट होते हैं तो हम कैपिटल गेन आप खुद अपनी रिटर्न फाइल कर सके मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगी, ओके? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो।